Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and today we are going to cover a very important topic of cell biology, that is cell communication and signaling. लाइफ साइंसेस के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर साल इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, वेदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम. So let's start with the topic. What we are going to cover will be different extracellular signaling molecules, different receptors of this cell signaling and different signaling pathways. So we will start with a quote. एक quote है जो कहता है, no man is an island. The quote states, no man is an island. और ये जो वर्ड आइलैंड है इसका मतलब यहां पर है आइसोलेशन. दैट इज कोई भी ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में नहीं है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरैक्टिंग विद एवरी अदर ह्यूमन बीइंग इन एक वन सेंस और द अदर. हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट कर रहा है किसी ना किसी सेंस में. तो जब हम सेलुलर लेवल पे आते हैं ये कोट वहां पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आपकी कोई भी सेल आइसोलेशन में नहीं है. आपकी भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. नो सेल इज इन आइसोलेशन. कोई भी सेल अकेली नहीं है. सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. राइट. तो ये जो सिग्नलिंग है ये क्या है? जब सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, दैट इज योर सेल सिग्नलिंग. सेल सेल कम्युनिकेशन, सेल सेल सिग्नलिंग, सेल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. तो जब हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी सेल सिग्नलिंग में है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर signaling molecules. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वाइल सेल सिग्नलिंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. ये क्या हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू जहां पे एक्चुअली उन फंक्शंस को काम करना है. ये क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट ट्रेवल थ्रू body to transfer signals. ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जहां से आपका सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा है उसको जिस जगह पे उस सिग्नल को फंक्शनल होना है, इफेक्ट लाना है, वहां तक लेके जाते हैं. तो जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं. तो अगर हम टाइप्स देखें, फर्स्टली वी हैव टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट वी हैव अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स.
या तो अमाइनो एसिड एज अ मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम कर रहा है, या फिर अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम कर रहा है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो इट्स एग्जाम्पल इज एसिटाइल कोलिन। इट्स एग्जाम्पल इज एसिटाइल कोलिन। और इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है रिलेटेड, दैट इज ये जो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, दे फंक्शन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दे फंक्शन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इसी में नेक्स्ट टाइप है पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। दैट मीन्स दे आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन signaling molecule. Next in the category we have steroids. Next in the category we have steroids. Now, since they are steroids, they are derived from cholesterol. These are derived from cholesterol. Next, we have your gases. Gases can also act as signaling molecules, and for this we have nitric oxide, CO. These can act as your signaling molecules. Next in the category we have amino acid derivatives, polypeptide, proteins, steroids, gases. Next we have icosanoids. Icosanoids नाम बताएगा, these are derived from arachidonic acid. Derived from arachidonic acid. So these are your 5 types of extra signaling molecule. सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी सिग्निफिकेंट चीज जो आपको सिग्नलिंग में चाहिए, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. इसके 5 टाइप्स हैं. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, these have work as neurotransmitter. An example we have acetylcholine. Next we have polypeptide or proteins which function as transmembrane signaling molecules. Third we have steroids. These are derived from cholesterol. Then we have gases like NO and CO which function as signaling molecules. Then we have icosanoids. These are derived from arachidonic acid. अब मैंने बोला कि ये जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, मूव करते हैं. तो ये कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, ये किस तरह से एक्ट करते हैं, इस पे भी हमारे पास सिग्नलिंग के टाइप्स हैं. बेस्ड ऑन दिस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिग्नलिंग के कुछ टाइप्स हैं. लेट्स सी. वी हैव signaling types. First we have autocrine. Then we have endocrine.
then we have justacrine, then we have paracrine. So the four type of signaling are autocrine, endocrine, justacrine and paracrine. Now let's begin. कौन सी क्या है? अगर आप ऑटो वर्ड देखें, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ. तो वो सिग्नलिंग जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर अपनी खुद की सेल को एक्टिवेट करता है, दैट इज योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. रिपीटिंग अगेन, एक्स्ट्रा सेलुलर signaling molecule activates its own cell. मतलब जिस सेल ने सिग्नल को बनाया है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बनाया है, वो खुद ही एक्टिवेट हो रही है रिस्पॉन्स में. मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का जो रिसेप्टर है वो खुद की सेल पे प्रेजेंट है. इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल्स. क्या होता है कैंसर सेल्स में? फास्ट डिवीजन करने के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज किए जाते हैं और वो खुद की ही सेल को एक्टिवेट करते हैं कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड करे और ट्यूमर फॉर्मेशन हो. So autocrine is signaling molecule activating its own cell. Endocrine क्या होता है? Endocrine में your signaling molecule travels through the blood stream. Signaling molecule travels through blood stream. Signaling molecule travels through blood stream and इन वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. These signaling molecules are known as hormones. और आपको याद रखना है एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो रिस्पॉन्सिव सेल है वो बहुत दूर होती है ओरिजिनेटिंग सेल से. जिस सेल को रिस्पॉन्स दिखाना है वो बहुत दूर होती है आपकी ओरिजिनल सेल से. दैट मीन्स जिस सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है वो रिस्पॉन्सिव सेल से बहुत दूर है. रिस्पॉन्सिव सेल इज फार अवे. तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग? जब आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, देन इट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंड दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स. एंड इन दिस केस रिस्पॉन्सिव सेल is far away from the originating cell. Next we have justacrine. justacrine में क्या होता है? justacrine requires physical contact between two cells. जो originating cell है और जो responsive cell है, जहां से सिग्नल आ रहा है और जिस सेल पे सिग्नल जा रहा है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. दैट इज योर justacrine सिग्नलिंग. justacrine सिग्नलिंग रिक्वायर्स फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन सेल्स. और कौन सी सेल्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए? जो सिग्नल बना रही है और जिस सेल पे सिग्नल जा रहा है, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है. नेक्स्ट वी हैव पैराक्राइन. पैराक्राइन में क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. मतलब नियर बाय में सेल्स होगी, रिस्पॉन्सिव सेल नियर बाय होगी और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा. इसकी एक बहुत स्पेशल चीज है कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है इन केस ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग.
रिपीट कर रही हूँ, पैराकाइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इट इज डिग्रेडेड वेरी फास्टली. व्हाट आई सेड, पैराकाइन signaling molecule travels short distance. Signaling molecule travels short distance and in case, क्या बोला मैंने, शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहा है, बहुत पास तक ही जा रहा है, नियर बाय सेल पे जा रहा है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. तो अभी तक हमने दो चीजें कवर करी, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग. तो टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग देखें, दैट इज ऑफ 4 टाइप, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, जस्टाक्राइन, पैराक्राइन. ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जहां पर खुद की सेल जो है वो एक्टिवेट हो रही है, दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन इज जब हम ब्लड स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं फॉर द सिग्नलिंग. जस्टाक्राइन जब हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए सेल्स के बीच में. एंड पैराक्राइन जहां पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल शॉर्ट डिस्टेंस नियर बाय सेल तक जाता है. एंड जो भी टाइप्स हैं बहुत क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ये भी आपके क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं. सो दिस इज अबाउट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड सिग्नलिंग टाइप्स. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. पहले फर्स्टली आपको याद रखना है, सबसे पहले सिग्नलिंग स्टार्ट कब होती है. सिग्नलिंग स्टार्ट होती है जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है. सिग्नलिंग बिगिंस with release of extracellular signaling molecule. नेक्स्ट आपको याद रखना है रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिस्पॉन्स उसी सेल में आएगा जिसके पास उसका रिसेप्टर है. ओनली दो सेल्स रिस्पॉन्ड टू signaling molecule that have receptor for it. अगर रिसेप्टर नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होगा. इसी के साथ मॉलिक्यूल्स जो आपके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिगेंड्स. मॉलिक्यूल्स that bind receptor are called ligands. नेक्स्ट आपको याद रखना है, अलग अलग सेल पे अलग अलग रिसेप्टर्स हो सकते हैं. डिफरेंट सेल्स मे हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स. Different cells have different receptors. और अभी आपको समझ में आएगा मैं ये पॉइंट क्यों बोल रही हूँ कि different cells have different receptors. उसी के साथ अलग अलग सेल्स पे सेम रिसेप्टर भी हो सकते हैं. Different cells may have same receptor.
अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दो अलग अलग सेल पे अलग अलग रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है। मैं रिपीट कर रही हूं, सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेल पे मशीनरी सेम करेगा, सेम रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, लेकिन जो एक्चुअल इफेक्ट लाएगा वो अलग अलग होगा। देखो, सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। लेट्स सी हाउ। क्या होता है, दो सेल्स हैं आपकी, दो सेल्स हैं आपकी, स्मूथ मसल सेल स्मूथ मसल सेल्स और एक है आपकी लिवर सेल। मैंने इन दोनों में ही दोनों के पास ही बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है। आपके पास दो सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल और लिवर सेल, दोनों के पास बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है। लेकिन जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो दोनों सेल्स में अलग इफेक्ट आता है। कैसे? इन केस ऑफ, अगर स्मूथ मसल सेल में बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, यहां पे वो सेल का रिलैक्सेशन कराता है, यहां पे सेल का रिलैक्सेशन कराता है। लेकिन लिवर सेल में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कराता है। क्या पॉइंट था? सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या सेम रिसेप्टर अलग सेल में अलग रिस्पॉन्स भी दिखा सकता है। जैसे स्मूथ मसल सेल और लिवर सेल दोनों के पास बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है, लेकिन अगर एक्टिवेट हो जाता है तो स्मूथ मसल सेल में रिलैक्सेशन कराता है, वहीं पर लिवर सेल में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कराता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सिग्नलिंग। Signaling begins with the release of extracellular signaling molecule. Only those cells respond to signaling molecule that have receptor for it. Molecules that bind receptor are called ligands. Different cells have different receptors. Different cells may have same receptor. Inverse is also true. Now next, सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या सेम रिसेप्टर दो सेल्स में अलग अलग रिस्पॉन्स भी दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मूथ मसल सेल और लिवर सेल की बात करें, दोनों में बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है, लेकिन स्मूथ मसल सेल में वो रिलैक्सेशन कॉज करता है एंड लिवर सेल में वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है। तो दिस इज अबाउट सिग्नलिंग। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो हम उसको तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। सेल सिग्नलिंग को तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, signaling receptors, and finally signaling pathway. That means ना कि हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास सिग्नलिंग रिसेप्टर्स भी हैं और सिग्नलिंग पाथवेज भी हैं जो आपकी पूरी सेल सिग्नलिंग को बनाते हैं। अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब हम स्टार्ट करेंगे सिग्नलिंग रिसेप्टर्स से। तो 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स जो आपको कवर करने हैं, दैट इज फर्स्ट यू हैव योर GPCR, next is receptor
tyrosine kinase, and third you have cytokine receptor. एंड मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन की हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी आपकी पूछी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपको स्टार्टिंग से ही वेदर इट इज अबाउट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, रिसेप्टर, या फिर हम पाथवेज देखें, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. स्टार्टिंग विद फर्स्ट रिसेप्टर दैट इज GPCR. We will start with the first receptor that is GPCR. GPCR stands for G protein coupled receptor. अगर आप नाम भी बहुत ध्यान से देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा क्या है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, दैट मीन्स रिसेप्टर वर्किंग इन एसोसिएशन विद जी प्रोटीन. व्हाट इट इज? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. दिस इज योर रिसेप्टर. ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, रिसेप्टर दैट is associated with G. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जी प्रोटीन से याद रखना है, GPCR के बारे में याद रखना है, दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन. ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है विथ 7 अल्फा हेलिसेस. क्या है ये आपका? दिस इज योर जी प्रोटीन. क्या है? आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके साथ जिसके 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है. तो GPCR इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. दैट इज अ रिसेप्टर दैट वर्क्स इन एसोसिएशन विद जी प्रोटीन. इट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विद 7 अल्फा हेलिसेस. तो अगर मैं स्टार्ट करूं, सो लेट्स बिगिन. क्या होता है? दिस इज योर GPCR एंड हेयर इज योर जी प्रोटीन. पहले हम जी प्रोटीन के बारे में देखते हैं. दिस इज योर जी प्रोटीन. और आपकी जी प्रोटीन की 3 यूनिट्स हैं. जी प्रोटीन की 3 यूनिट्स है, अल्फा, बीटा, गामा. रिपीट कर रही हूं, जी प्रोटीन की 3 यूनिट्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा. अगर जी प्रोटीन स्टैंड्स फॉर GTP बाइंडिंग प्रोटीन. दिस इज योर GTP बाइंडिंग प्रोटीन. अगर आपका जी प्रोटीन GTP से एसोसिएटेड है, अगर आपका जी प्रोटीन GDP से एसोसिएटेड है, देन इट इज इनएक्टिव. जब आपका जी प्रोटीन GTP से बाइंड करता है, देन इट बिकम्स एक्टिव. जब जी प्रोटीन GTP से बाइंडेड है, देन इट इज एक्टिव. और जब जी प्रोटीन GTP से बाइंड करता है, देन इट बिकम्स एक्टिव. अब GTP मैंने यहां पे बताया दिस इज इनएक्टिव. इनएक्टिव है तो इसके पास अल्फा, बीटा, गामा तीनों यूनिट्स प्रेजेंट है.
जब इनएक्टिव है तो अल्फा बीटा गामा तीनों यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अब आ गया जीटीपी, हो गया एक्टिव। एक्टिव होते ही जी अल्फा अलग हो जाएगी और जी बीटा गामा अलग हो, और ये आपको याद रखना जरूरी है। एक्टिव होते ही जी अल्फा अलग हो जाएगी, जी बीटा गामा अलग हो जाएगी। एंड जी अल्फा की बात करें तो जी अल्फा आई, जी अल्फा एस, जी अल्फा 2013 एंड जी अल्फा क्यू, ये आपकी 4 टाइप्स ऑफ जी अल्फा यूनिट्स हैं। अलग अलग फंक्शन है इसलिए अलग अलग है। अगर बात की जाए जी अल्फा आई, नाम बता रहा है आई स्टैंड्स फॉर इनिबिटरी, ये इनिबिशन का काम करेगा। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटरी। 1213 is used for cell growth. Specifically G alpha Q activates phospholipase C beta। एक बार देखते हैं दोबारा से स्टार्ट करके क्या पढ़ा हमने। सो फर्स्टली वी हैव, क्या पढ़ा हमने? फर्स्टली वी हैव आर GPCR, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन मीन्स जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, और पूरा नाम क्या बता रहा है? रिसेप्टर ऐसा जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड। क्या स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना है? इसके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं जी प्रोटीन की, जी प्रोटीन जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जिसकी 3 यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। जी जीटीपी के साथ है देन इट इज इनएक्टिव, जी जीटीपी के साथ है तो वो एक्टिव हो जाता है। जब इनएक्टिव स्टेज में है तो अल्फा बीटा गामा एक साथ प्रेजेंट है, जीटीपी के आते ही डिसोसिएट हो जाती हैं, जी अल्फा अलग हो जाती है, जी बीटा गामा अलग हो जाती है। जी अल्फा 4 टाइप्स की हैं। जी अल्फा आई दैट इज इनिबिटरी फंक्शन है, वो अभी आप डिस्कस करेंगे आगे। जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी मतलब एनहांस करती है फंक्शंस को। जी अल्फा 1213 is used in cell growth, and your G alpha Q that activates your phospholipase C beta. So this is the diagrammatic representation of your GPCR. Here you go. Here is your G protein which is bound to your GTP. Bound to your GTP. लिगेंड आएगा, प्लीज सी दिस सेकेंड, यहाँ पे लिगेंड आके बाइंड हुआ, एक्सचेंज हो गया, जीटीपी निकल गया, जीटीपी आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? बीटा गामा अलग, अल्फा अलग हो गई। अब ये जो आगे है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब आपकी देखो जी अल्फा आई क्या करती है, किसको इनहिबिट करती है? ये इनहिबिट करती है आपकी एडिनाइल साइक्लेस को। अगर आप ध्यान से सोचो तो जी अल्फा जो है वो 3 चीजें कर सकती है, या तो इनहिबिट करती है एडिनाइल साइक्लेस को, या फिर एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेस को, एंड थर्ड फंक्शन क्या करती है? एक्टिवेट करती है फोस्फोलाइपेज सी बीटा को। अगर एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है, पहले हम देखते हैं, एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करने वाली है आपकी जी अल्फा आई, स्टिमुलेट एक्टिवेट करने वाली है जी अल्फा एस, एंड इसको एक्टिवेट करने वाली है जी अल्फा क्यू। So these are the types. अगर adenyl cyclase, if your adenyl cyclase is activated, adenyl cyclase क्या करता है? adenyl cyclase का काम क्या है?
कन्वर्ट करता है आपके AMP को CAMP, साइक्लिक AMP. दिस इज योर सेकेंडरी मैसेंजर. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स ऑपरेट होते हैं यहां से. तो आपकी जो G अल्फा है वो इनहिबिट कर सकती है एडिनाइल साइक्लेज को अगर वो G अल्फा I है, एक्टिवेट कर सकती है एडिनाइल साइक्लेज को अगर G अल्फा S है, और एक्टिवेट कर सकती है फॉस्फोलाइपेज C बीटा को अगर वो G अल्फा Q है. हम यहां तक कवर कर चुके थे. यहां पे क्या किया, अल्फा यूनिट ने ATP को कन्वर्ट किया CAMP में, एंड दिस इज द फर्दर पाथवे. हमें अभी यहाँ पे नहीं देखना फर्दर पाथवे, नेक्स्ट में देखेंगे. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे GPCRs काम करते हैं. ये सारे आपके लिगेंड्स हैं, ये उनके रिसेप्टर्स के नाम हैं. क्या इफेक्ट है, किस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेट 3 चीज़, एडिनाइल साइक्लेज को कर सकते हैं, फॉस्फोलाइपेज C को कर सकते हैं, एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो जनरेट करते हैं. तो दिस इज योर GPCR and G proteins. So we have covered our first type of receptor, that was GPCR. Next we have receptor tyrosine kinase. We have our receptor tyrosine kinase. नाम ध्यान से पढ़ो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. ऐसा रिसेप्टर जिसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है. रिसेप्टर with intrinsic tyrosine kinase activity. Kinase means adds the phosphate group. तो ऐसा रिसेप्टर जिसके पास खुद की टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, खुद अपने आप को टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेट कर सकता है. याद रखना है, रिसेप्टर अगर इनएक्टिव स्टेज में है, नॉर्मल अगर आप स्ट्रक्चर देखें, देन इट इज अ मोनोमर. इट इज अ मोनोमर. और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपकी मेम्ब्रेन, इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, उसके बाद एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, एंड फाइनली एक इंट्रासेलुलर डोमेन है. अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे तो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है. एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और एक जो है इंट्रासेलुलर डोमेन है. होता क्या है, जब भी आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, एक्टिवेट होता है तो ये डाइमर बन जाता है. नॉर्मली आपका जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो मोनोमेरिक स्टेज में प्रेजेंट है, लेकिन जब एक्टिवेट होता है देन इट बिकम्स अ डाइमर. अब ऑपरेट कैसे करता है वो देखते हैं. क्या हो सकता है, दिस इज योर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. ये दूसरा रिसेप्टर है और दोनों दूर दूर हैं. 2 कंडीशन हो सकती हैं. पहला क्या हो सकता है, लिगेंड डाइमर की फॉर्म में है. यहां पे जैसे आप यहां देखेंगे, दिस इज योर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. इसके बीच में लिगेंड जो है वो डाइमर की फॉर्म में आ जाता है. यहाँ पे ये 2 हैं जो आके इसमें बीच में सेटल हो गए, जिसकी वजह से दोनों रिसेप्टर आपस में पास आ जाएंगे और डाइमराइजेशन हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है आपका PDGF. और इसी के साथ आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजरली जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इट इज अ रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर.
एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ग्रोथ फैक्टर्स के लिए जो आपका रिसेप्टर है दैट इज योर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। दूसरा क्या होता है, लिगेंड कोई डाइमर की फॉर्म में नहीं है, लिगेंड इंडिविजुअल है, लेकिन लिगेंड कॉजेज डाइमराइजेशन। दिस इज टू डिफरेंट आपके यहाँ पे दो अलग अलग लिगेंड्स आएंगे, लेकिन वो इस तरह से आएंगे कि वो दो रिसेप्टर को पास ले आएंगे एंड दैट कॉजेज योर डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन होते ही एज अ रिजल्ट ऑफ डाइमराइजेशन क्रॉस phosphorylation occurs. Cross phosphorylation occurs. Please remember this point, very important. अगर आपके यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, दिस इज आवर मेम्ब्रेन और ये हमारे दो रिसेप्टर हैं जो आपस में डाइमराइज हो चुके हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेंगे। कौन से रेसिड्यूज पे, नाम से टायरोसिन रेसिड्यूज पे फॉस्फोराइल। एक बार देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपका ओरिजिनली रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्टिवेशन पे दैट बिकम्स अ डाइमर। अब वो डाइमर या तो लिगेंड खुद डाइमर होगा तो आके उसको क्लोज ले आएगा रिसेप्टर्स को, या फिर लिगेंड मोनोमर होगा लेकिन कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाके वो दो रिसेप्टर्स को पास में ले आएगा, डाइमराइज कर देगा। जब डाइमराइजेशन होगी क्रॉस फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे की टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करेंगे एंड फाइनली आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इट इंटरैक्ट्स विद प्रोटीन with SH2 domain। जो आपका एक्टिवेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज हैं या एक्टिवेटेड टायरोसिन रिसेप्टर्स हैं वो आपके उन प्रोटीन से इंटरैक्ट करते हैं जिनके पास SH2 डोमेन प्रेजेंट है। सो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट, आपको ये प्लीज याद रखना है, इनकी खुद की इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इट इज अ रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। मोनोमेरिक स्टेज में होता है लेकिन एक्टिविटी स्टेज में डाइमर फॉर्म में आता है, एंड इट इज अ रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर्स लाइक PDGF, NGF। क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन कैसे होता है, लिगेंड डाइमर की फॉर्म में होता है जिसकी वजह से दो रिसेप्टर्स को पास ले आता है, या फिर लिगेंड डाइमराइजेशन कराता है, कैसे, आके कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करता है जिसकी वजह से रिसेप्टर्स पास आ जाते हैं। डाइमराइजेशन होते ही क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट मीन्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की टायरोसिन रेसिड्यूज, जो टेल्स में टायरोसिन रेसिड्यूज हैं, उनको फॉस्फोराइलेट करते हैं एंड दे इंटरैक्ट विद SH डोमेन प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स के साथ जिनके पास SH2 डोमेन्स प्रेजेंट है। So this is your receptor tyrosine kinase. Okay. This is ligand mediated dimerization. ligand किसकी फॉर्म में है, डाइमर की फॉर्म में है, जिसकी वजह से उसने दोनों एक्टिव डाइमर्स को ऑपरेट किया। ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन, याद रखना है, ट्रांस मतलब क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, उसके साथ खुद को भी फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, दोनों एक्टिविटीज प्रेजेंट है। एंड देन फाइनली दे इंटरैक्ट विद SH2 डोमेन प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या है, लिगेंड अलग अलग है, मोनोमेरिक लिगेंड्स है जो फाइनली इसका एक्टिवेशन करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स।
थर्ड टाइप विच वी हैव टू कवर इज साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो हमने 3 रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करना था। फर्स्ट वी हैव आर GPCR, then we have covered our receptor tyrosine kinase. Now let's cover our third type, that is cytokine receptors. Then we have our cytokine receptor. साइटोकाइन रिसेप्टर से आपको ये याद रखना है, इनके पास these are very similar to your receptor tyrosine kinase. These are similar to receptor tyrosine kinase. लेकिन क्या अलग है? नो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, खुद की नहीं है, इंट्रिंसिक नहीं है, इंटरनल काइनेज एक्टिविटी नहीं है। नो इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, कैसे शो करते हैं? इंटरैक्ट with small enzymes in cytosol. That means जो आपका साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं वो आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस से सिमिलर हैं। इनके पास खुद की कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये इंटरैक्ट करते हैं स्मॉल एंजाइम्स जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं। So these are 3 types of receptor. Next we have to cover is different signaling molecule, different signaling pathways, जो हम cover करेंगे with the help of secondary messengers. प्लीज ध्यान से देखिए सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हैं। आपने एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देख लिए, वो आपके सेल के बाहर फंक्शन है। वो जब लिगेंड आके बाइंड कर जाता है उसके बाद जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, दैट इज योर सेकेंडरी मैसेंजर्स, जिसमें हमारे पास हैं साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, DAG and IP3. So the different secondary messengers are CAMP, CGMP, DAG and IP3. Let's see what happens. CAMP को हम देखेंगे with the help of epinephrine signaling. CAMP को हम देखेंगे epinephrine signaling. एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग का एक रिस्पॉन्स है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. वन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग इज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे होता है. सबसे पहले याद रखना है, क्या क्या चीजें याद करनी है. कौन सा रिसेप्टर काम करेगा एपिनेफ्रिन के लिए, कौन सा रिसेप्टर काम करेगा एपिनेफ्रिन के लिए, दैट इज GPCR. दिस इज कैसे होगा. सबसे पहले एपिनेफ्रिन आया कहां पे, GPCR के पास. एपिनेफ्रिन आया GPCR के पास. GPCR के पास आते ही GPCR कॉन्फर्मेशन क्या हो गई,
चेंज हो गई। जीपीसीआर की कंफर्मेशन चेंज का रिजल्ट क्या हुआ जी, जीटीपी अपनी एक्टिव स्टेट में आ गया। एक्टिव स्टेट में आते ही हमारे पास जी अल्फा आ गई। जी अल्फा का काम क्या है? जी अल्फा का काम है एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करना। एडिनाइल एक्टिवेशन से क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेशन से क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेस की एक्टिवेशन से एटीपी चेंज होगा CAMP। चलो CAMP बना लिया। कैसे बनाया CAMP? एपिनेफ्रिन आया जिसने जीपीसीआर के साथ इंटरैक्ट किया, जीपीसीआर की कॉन्फर्मेशन चेंज हुई। इस कॉन्फर्मेशन चेंज से क्या किया? जी प्रोटीन ने और जीपीसीआर ने इंटरैक्ट किया। इस इंटरैक्शन से आपका जी जो था, जी प्रोटीन जो था वो एक्टिवेट स्टेज में आ गया। एक्टिवेट होते ही डिसोसिएट कर गया। जी अल्फा आ गई। जी अल्फा ने ऐसे क्या किया? एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस से सिंथेसाइज किया CAMP। नाउ व्हाट हैपेंस? सी जितना बताया उसका एक बार लेट्स सी द डायग्राम। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आया आपका एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ने बाइंड किया जिसकी वजह से यहाँ पे आ गई आपकी जी अल्फा एस। एस क्यों आई है? क्योंकि हमने एनहांस किया, स्टिमुलेट किया है हमने। तो किसको स्टिमुलेट किया? एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस से हमने क्या बनाया? CAMP। CAMP ये फर्स्ट पार्ट हम यहां तक कर चुके हैं। अब देखेंगे क्या करना है। CAMP क्या करता है? CAMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेस A को। CAMP क्या करता है? प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करता है। इस प्रोटीन काइनेस के दो टारगेट हैं। प्रोटीन काइनेस के दो टारगेट हैं, ग्लाइकोजन सिंथेस। प्रोटीन काइनेस ए क्या कर रहा है? प्रोटीन काइनेस है, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है। तो जब अपने ग्लाइकोजन सिंथेस पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है, इसको कर देता है इनएक्टिव। क्या करवाना चाहती हूं? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कराना चाहिए, तो सिंथेसिस को क्या करूंगी? इनएक्टिव स्टेज में लाऊंगी। दूसरा टारगेट होता है फॉस्फोराइलेज काइनेस। फॉस्फोराइलेज काइनेस, प्रोटीन काइनेस ए का सेकंड टारगेट है फॉस्फोराइलेज काइनेस। ये क्या करता है? ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेस है ये क्या करता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को करता है एक्टिव। फॉस्फोराइलेज काइनेस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे लगाता है फॉस्फेट ग्रुप और उसको कर देता है एक्टिव। फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी जब एक्टिव हो गई तो क्या होगा? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। हमने यहाँ पे क्या देखा है? हमने यहाँ पे CAMP देखा है और CAMP किसके थ्रू देखा है? एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम एपिनेफ्रिन को एज ए लिगेंड यूज कर रहे हैं। तो एपिनेफ्रिन का एक रिस्पॉन्स है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। याद रखना, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन को तोड़ना है। पहले CAMP बना लेते हैं। एपिनेफ्रिन आया, GPCR एक्टिवेट हो गया। GPCR अगर एक्टिवेट हो गया तो उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन अगर एक्टिवेट हो गया तो उसने अपनी यूनिट्स को अलग कर दिया। जी अल्फा एस ने क्या किया? एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया जिसने ATP से बनाया CAMP। CAMP एक्ट्स ऑन योर प्रोटीन काइनेस A। काइनेस
एडिशन ऑफ फॉस्फेट, काइनेज का काम ही है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो प्रोटीन काइनेज ए के दो टारगेट्स हैं, फॉस्फोराइलेज काइनेज, काइनेज ने दूसरे काइनेज को एक्टिवेट किया, फिर इस काइनेज ने, इस वाले काइनेज ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव किया, जिसने ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया। दूसरी तरफ अपोजिट ने क्या काम किया, काइनेज ने ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फोराइलेट करके उसको इनएक्टिव कर दिया, क्योंकि हम ग्लाइकोजन नहीं बनाना। तो दिस इज अबाउट योर एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। यहां तक देख चुके हैं, CAMP आ गया, CAMP ने एक्टिवेट किया आपके, दिस इज योर प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज ने किसको एक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेज काइनेज को, जिसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव किया। एंड फाइनली ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और दूसरा ग्लाइकोजन सिंथेस को क्या किया, इनएक्टिव किया, जिसकी वजह से एक और ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। इसमें एक चीज बताई गई है कि आपका जो प्रोटीन काइनेज ए है वो न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है। जो आपका प्रोटीन काइनेज ए है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रीब से इंटरैक्ट करता है। प्रोटीन काइनेज ए न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रीब से इंटरैक्ट करता है, दैट इज CRE बाइंडिंग प्रोटीन्स, और आपके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है PKA कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो दिस इज अबाउट CAMP, सेकेंडरी मैसेंजर जो आपका CAMP है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज CGMP। CGMP आपका काम आता है विजुअलाइजेशन में, देखने में, लेकिन इधर जब विजुअलाइजेशन की बात करते हैं उसमें CGMP को डिग्रेड किया जाता है, डिग्रेडेड बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज। क्या कर रहे हैं हम विजुअलाइजेशन में, हम लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे नर्व इंपल्स में। CGMP का रोल क्या है, जो आपका लाइट की फॉर्म में जो आपका सिग्नल आया है उसको नर्व इंपल्स की फॉर्म में काम करेंगे। अब आपको इससे रिलेटेड याद रखना है GPCR, जी प्रोटीन। यहां पे जो आपका GPCR है दैट इज रोडोप्सिन, और जो G प्रोटीन है दैट इज ट्रांसड्यूसिन। क्या बताया मैंने, CGMP का रोल कहाँ है, विजुअलाइजेशन जो हम देखते हैं उसमें आपका CGMP का रोल है, लेकिन यहाँ पे CGMP को डिग्रेड करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज। क्या कर रहे हैं, लाइट सिग्नल को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। GPCR को रोडोप्सिन है एंड G प्रोटीन दैट इज ट्रांसड्यूस। होता क्या है, आपके रोडोप्सिन जो है उसके साथ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सिस रेटिनल। सिस रेटिनल, जब ये सिस रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सिस रेटिनल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है देन इट कन्वर्ट्स टू ट्रांस रेटिनल। सिस रेटिनल क्या करता है, सिस रेटिनल लाइट एब्जॉर्ब करता है और ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है GPCR एक्टिवेटेड। GPCR activated, तो what will happen? Your G protein is activated. G protein activate होते ही क्या करता है,
जी प्रोटीन एक्टिवेट होते ही फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिव करता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का काम क्या है? डिग्रेड करता है सीजीएमपी को। फॉस्फोडाइएस्ट्रेट आपके सीजीएमपी को डिग्रेड करता है। सीजीएमपी के डिग्रेड होते ही आयन चैनल की कॉन्फर्मेशन चेंज होती है। एंड आयन चैनल की कन्फर्मेशन ऑब्वियसली अगर चेंज होगी तो क्या होगा? नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स। विजुअलाइजेशन में सीजीएमपी कैसे काम करता है? डिग्रेडेशन से काम करता है। रोडोप्सिन इज योर जीपीसीआर, जिसके साथ एक मॉलिक्यूल है सिस रेटिनल। सिस रेटिनल जब आपके लाइट को एब्जॉर्ब करता है देन इट चेंजेस टू ट्रांस रेटिनल, एंड इस कॉन्फर्मेशन चेंज की वजह से जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है। जीपीसीआर एक्टिवेट होगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, और जी प्रोटीन एक्टिवेट होते ही फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका सीजीएमपी है दैट इज डिग्रेडेड, एंड दिस डिग्रेडेशन changes your ion channel conformation, and a change in ion channel causes change in nerve impulse, producing a nerve impulse. So this is how you have your rhodopsin, retinal, GTP activated, it activates your phosphodiesterase, and then your CGMP changes to GMP, that is degradation. Next you have DAG and next you have your DAG and IP3. So what happens, आपने जब अभी आपने इनिशियली जब जीपीसीआर पढ़ा मैंने आपको एक बताई थी, दिस इज योर DAG एंड IP3। जब आपने अभी जीपीसीआर पढ़ा था उसमें आप एक नई यूनिट पढ़ी थी आपने, एक जी अल्फा क्यू, जो किसको एक्टिवेट कर रही थी? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। आपने देखा था कि जो आपकी जी अल्फा क्यू थी वो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट कर रही थी। तो ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है? ये आपका फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करता है DAG एंड IP3 में। प्लीज ये याद रखना है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है? फॉस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल और IP3 में, जो कि आपके दोनों सेकेंडरी मैसेंजर हैं। तो अगर हम बात करें DAG की, तो DAG क्या करता है और IP3 क्या करता है? IP3 आपके लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन ER उनको ओपन करता है। IP3 क्या करता है? जो आपके ER पर लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल हैं उनको ओपन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है साइटोसोल में, एंड फिर ये जो आपके डिफरेंट बढ़ जाता है देन इट इंटरेक्ट्स विद डिफरेंट प्रोटीन्स, एग्जाम्पल कार्डमोलिन। सो हेयर यू कैन सी क्या हुआ, PIP2 को फॉस्फोलाइपेज सी ने ब्रेक डाउन किया DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल में और IP3 में, और IP3 का काम क्या है? कैल्शियम मोबिलाइजेशन, ER में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, दैट इज योर IP3। एंड उसके साथ DAG का काम क्या होता है?
it activates your protein kinase C. तो ये आपका IP3 ने क्या किया, ER के ऊपर IP3 रिसेप्टर हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम इज रिलीज आउट इन योर साइटोसोल। वहां पे कैल्शियम से बाइंड करेगा कालमोड्यूलिन, जो डिफरेंट एक्टिवेट करने के बाद डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट, एक क्विक रिवीजन देखते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो गई। लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव डन। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। ओके, मैंने स्टार्ट किया था सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग से स्टार्ट करके मैंने क्या बताया था सबसे पहले, सेल सिग्नलिंग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी तभी एक प्रॉपर फंक्शन स्टेज आएगी। उसमें हमारे पास हैं 3 चीजें, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, signaling receptors, and signaling pathway। जब मैंने बात करी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, तो मैंने कहाँ से शुरुआत करी, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिनके 5 टाइप हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव या अमाइनो एसिड खुद, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन, स्टीरॉइड्स, गैसेस, इकोसिनॉइड्स। फिर मैंने बात करी सिग्नलिंग जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है, ऑटोक्राइन खुद को एक्टिवेट करना, एंडोक्राइन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करना, जस्टाक्राइन फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, एंड फोर्थ इज पेरेनक्राइन, छोटे डिस्टेंसेस पे ऑपरेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सिग्नलिंग बिगिंस विद रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जिन सिग्नलिंग सेल्स के पास रिसेप्टर है वही रिस्पॉन्स शो कर सकती हैं। मॉलिक्यूल्स जो बाइंड करते हैं दैट आर लिगेंड्स। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स, डिफरेंट सेल्स में हैव सेम रिसेप्टर, सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेम रिसेप्टर बट डिफरेंट इफेक्ट्स। That was in smooth muscle cells and liver cells. Cell signaling, we have covered cell signaling molecules, different receptor, GPCR receptor, tyrosine kinase, cytokine receptor. GPCR, G protein couple receptor, receptor that is associated with G protein, 7 alpha helices या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स जो हैं आपके। G प्रोटीन 3 यूनिट्स है, अल्फा बीटा गामा। GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, GDP से बाइंड करता है तो इनएक्टिव है, और GTP से बाइंड करता है तो एक्टिव है। नाउ अगर डिसोसिएट एक्टिव स्टेज में क्या करता है, पहले पहले डिसोसिएट करता है। G अल्फा के 4 टाइप हैं, G अल्फा I, G अल्फा S, G अल्फा 12 13, G अल्फा Q। एडिनाइल साइक्लेस that synthesizes, here is a mistake, that synthesizes CAMP from ATP. This is a secondary messenger. Then we covered the functioning of the tyrosine kinase receptor with intrinsic tyrosine kinase activity. मोनोमेरिक स्टेज में होता है लेकिन एक्टिवेट स्टेज में डाइमर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वी हैव योर, कैसे डाइमराइजेशन होती है, लिगेंड डाइमराइज हो सकता है, ligand can cause the dimerization or ligand itself is dimerized. Then we have after dimerization cross phosphorylation होता है और auto phosphorylation भी होता है। Then we have your, this is the diagram of receptor tyrosine kinase, cytokine receptor जिनके पास खुद की enzymatic activity नहीं है लेकिन enzymes present है। Then we have different signaling through secondary messenger. This is the epinephrine signaling, GPCR activated activates G alpha S, that activates adenyl cyclase and then converts to CAMP.
CMP एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेस ए, जिसके 2 टारगेट्स हैं, फॉस्फोराइलेज काइनेस जो एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को और ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिव कर देता है। देन इज योर CGMP, दैट इज डिग्रेडेशन कराएंगे विजुअलाइजेशन। प्लीज रिमेंबर डिग्रेडेशन करा रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ CGMP अकर्स बाय फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो वी हैव रिडोप्सिन जिसके पास एक मॉलिक्यूल है सिस रेटिनल। जब लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी सिस रेटिनल चेंज होता है ट्रांस रेटिनल में, GPCR एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। फॉस्फोडाइरेस एक्टिवेट होते ही CGMP को डिग्रेड करता है, दैट चेंजेस आयन चैनल कॉन्फिगरेशन एंड नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। जब हमने देखा डैग और IP3 कब किससे बनते हैं, PIP2 से बनते हैं। डैग क्या करता है, डैग आपका प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करता है और IP3 आपका कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ये कैल्शियम फिर कैलमोडुलिन से इंटरैक्ट करता है, कैलमोडुलिन से इंटरैक्ट करते हुए डिफरेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करता है। लेट्स सी क्वेश्चंस प्लीज। So this is the first question. Which one of the following is not true about heterotrimeric G proteins? They bind either GTP or GTP. That is very clear. पहला पॉइंट यही था, इनएक्टिव और एक्टिवेट डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है GTP। दे फॉस्फोराइलेट प्रोटीन्स, कहीं पे भी पढ़ा नहीं पढ़ा, तो दिस इज इनकरेक्ट। So the incorrect statement about not true about heterotrimeric G proteins is they phosphorylate protein. They amplify hormone signal। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, आपका जब G अल्फा सब यूनिट आती है तो वो अपने जो आगे सब्सिक्वेंट प्रोटीन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है, बहुत सारे सब्सिक्वेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती है। एक ही सिग्नल, इसे हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, कि एक लिगेंड है जो बहुत सारे सब्सिक्वेंट सिग्नल्स को बनाता है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन। दे हैव GTP's एक्टिविटी, करेक्ट। नेक्स्ट, इन सिग्नल ट्रांसडक्शन ट्राइमेरिक G प्रोटीन अल्फा बीटा गामा इज इन्वॉल्व विल एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज। कौन सा एक्टिवेट करेगी, कौन सी एक्टिवेट करेगी, अल्फा सब यूनिट। एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन इज रेगुलेटेड बाय काइनेज, क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन। द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोराइलेशन। So this is all about cell signaling. I hope I was able to make you understand this concept. Thank you very much.